औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, दिस इज़ सानी खान एंड यू आर वाचिंग न्यू एपिसोड ऑफ इनसाइड फाइनेंशियल मार्केट्स। नाज़रीन, इस वक्त रियल एस्टेट सेक्टर में देयर हैपन्स टू बी अ लॉट ऑफ एक्टिविटी एट द एंड ऑफ द रेगुलेटर, एट द मार्केट लेवल, at the stock exchange level. We have seen three companies coming to the capital market. अब कुछ रियल एस्टेट सेक्टर के जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो भी लिस्टिंग की तरफ माइल हो रहे हैं, और नज़र यूँ आता है कि पाकिस्तान में टोकनाइजेशन का जो चैप्टर है वो नेक्स्ट लेवल की तरफ जाने को है। हमने बेहतर जाना और समझा कि हम रियल एस्टेट सेक्टर में इन टर्म्स ऑफ डिजिटाइजेशन क्या कुछ हो रहा है इस पर बातचीत करें। हमने इंतखाब किया सुहेल मुनीर का। सुहेल मुनीर हैपन्स टू बी पाकिस्तानी ग्रेट पर्सनैलिटी, जो नियॉम के भी कंसल्टेंट रहे। दुबई के अंदर जितनी डिजिटाइजेशन और डिजिटलाइजेशन है, ही हैपन्स टू बी द मैन बिहाइंड दैट। और वो दोनों हुकूमतों के यानी यूएई और सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट के वो एडवाइज़र के तौर पर भी काम कर चुके हैं। इस वक्त पाकिस्तानी गवर्नमेंट की जो डिजिटलाइजेशन की बातें हो रही हैं, चीज़ें चल रही हैं, उसके भी रूह रवां हैं। हमने समझने की कोशिश की कि वो पाकिस्तान में डिजिटलाइजेशन का फ्यूचर कैसे देखते हैं, प्रेजेंट पोजीशन को पाकिस्तान की कैसे देखते हैं, गोइंग फॉरवर्ड उनकी नज़र में पाकिस्तान कहाँ प्लेस हो सकता है। पहले सेगमेंट में हम बातचीत करेंगे इनसे कि पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है, फिर हम इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि दुबई में क्या कुछ हो रहा है। सुहेल मुनीर साहब, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। सुहेल साहब, ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान और दुबई का अगर हम मुआवजा करना चाहें इन टर्म्स ऑफ डिजिटाइजेशन एंड डिजिटलाइजेशन, तो आप क्या कहना पसंद करेंगे? पाकिस्तान कहाँ खड़ा हुआ है और इस वक्त यूएई कहाँ पर मौजूद है? And if we were to compare both the states, how would you compare it? And secondly, we would also want you कि आप थोड़ा सा बताएं कि जो वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो मैकेनिज़्म उसका क्या है, वो कैसे काम करती है, और जो फिनटेक कंपनीज़ हैं दुबई में इसको कैसे रेगुलेट किया जाता है? भाई साहब, you asked kind of a very loaded question. तो देखें, सबसे पहले when we look at digitization, तो सबसे पहले जब हम डिजिटाइजेशन की बात करते हैं तो हमारे जहन में आता है गवर्नमेंट सर्विसेज को डिजिटाइज करना। ठीक है, सो एक चीज तो देखें, आप रियलाइज करें, वेदर यू लाइक इट और नॉट, यू आर इन एन एनवायरनमेंट कि जहां पे आप एक डिजिटल एरा में अब एग्जिस्ट कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, राइट? आप और मैं, सानी साहब, उस उम्र के हैं कि हम लोग अपनी जवानी में बिल जमा कराने के लिए लाइन में घंटे घंटे खड़े होते थे। मैं तो कम से कम होता था, आप मुझसे बहुत जाएंगे। क्या आज आप सोचते हैं कि आपने जहां पे जाके पे करना है, सर्विस नहीं ले रहे, वहां आप लाइन में खड़े होगे, राइट? You use a mobile phone to do that. So, the digital era has dawned upon us, number one. जब हम डिजिटल की बात करते हैं तो आई सी 3 की डायमेंशंस ऑफ डिजिटल। एक है डिजिटल सोसाइटी, मी एंड यू एग्जिस्ट इन दैट, राइट? What are how do I enable you and especially the youth, जो कि मेरा 2/3 है, right, कि कैसे वो उस डिजिटल सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहा है, राइट? मैं एक बच्चा है 12 साल का, पबजी जो है एडिक्टिव टेक्नोलॉजी है, वो उस बच्चे को एडिक्ट करके कहती है कि तुम जाके छलांग मार दो छठी मंजिल से। मैं कैसे, कौन जिम्मेदारी लेता है कि मैं उसको एज गेट करूं एडिक्टिव टेक्नोलॉजी? ये है डिजिटल सोसाइटी। अगला पिलर आ जाता है डिजिटल इकोनॉमी का। द करेंट इकोनॉमी, मेरा आपका बिजनेस है, आप मैं इस वक्त डिजिटली बात करें, वी आर पार्ट ऑफ डिजिटल इकोनॉमी इकोसिस्टम। नेटफ्लिक्स इज डिजिटल इकोनॉमी। सो बेसिकली टेकिंग द करंट इकोनॉमी, एक बिजनेस है, उसे डिजिटाइज करना है, ईआरपी लाना है, मार्केट प्लेस क्रिएट करनी है। दुनिया में देखा है छोटे बिजनेस को ऑन एन एवरेज जब आप डिजिटाइज करते हो तो 40% इंप्रूवमेंट होती है प्रोडक्टिविटी। बट देन देयर डिजिटल नेटिव बिजनेसेस। आप कह रहे हैं कि आप क्रिप्टो में एक या वर्चुअल एसेट में डील करोगे, दैट इज डिजिटल इकोनॉमी।
And the third element is digital governance. Right. Digital government is a part of digital governance. And the era of governance, Singapore, Estonia ने शुरू किया digital first services. You moved very quickly to mobile services, smart services, right? Right. And now the era is about anticipatory services. Right. एक बच्चे की विलादत होनी है, क्यों उसका वालिद जाके लाइन में खड़ा होगा उसका इंदराज कराने के लिए? The health system knows. Now, why can't the rest of the things be done? So this is anticipatory government services, right? Right. Right. दुबई ने इस चीज को एक्सेल किया कि मैं हुकूमत एक सर्विस प्रोवाइडर है, हुकूमत का काम है आपको बड़ा सीमलेस और फ्रिक्शनलेस एक्सपीरियंस देना in any of the services. Dubai launched an initiative called Dubai Paperless Strategy 2021, Right. जिसका एक ऑब्जेक्टिव था कि 2021 दिसंबर के बाद दुबई गवर्नमेंट विल नॉट इशू और एक्सेप्ट एनी पीस ऑफ पेपर। आप क्यों 10 दफा जाके एक सोर्स ऑफ एक इंफॉर्मेशन बताओगे? Right. So it meant end-to-end complete digitization, and the impact on Dubai's economy was phenomenal. Right. Just the paper saved is 30 million pieces of paper no longer used in the government and citizen interaction per annum. Right. 30 million pieces of paper को अगर एक दूसरे के ऊपर रखो तो वो 16 बुर्ज खलीफा बनते हैं। Right. ठीक है ना, 40,000 दरख्त बनते हैं। इतने Right. दरख्त तो दुबई में है भी नहीं, आखिरी दफा मैंने गिने थे। Right. So basically, the whole idea is seamless and frictionless government services. Right. दुबई जैसी इकोनॉमी में जहां पे डिजिटल डिवाइड कम है ये आसान था। दिस इज अ बिग चैलेंज इन पाकिस्तान, Yeah. बट आई थिंक द माइंडसेट इज देयर कि जब आप डिजिटाइज करते हो फ्रॉड्स कम होते हैं, एरर्स कम होते हैं, पिलफरेज कम होती है, तो आई थिंक everybody understand that this needs to be done and the government is in that direction, जिसका एक सबूत ये था कि जनवरी में पाकिस्तान डिजिटल नेशन पाकिस्तान लॉ बना, जिसके बाद एक पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी बनाई जा रही है डायरेक्टली लेड बाय अ कमीशन, जिस कमीशन को चेयर प्राइम मिनिस्टर करते हैं, चारों वज़राए आला उसके मेंबर्स हैं। तो एटलीस्ट दैट इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। Right. अब आते हैं आपके अगले सवाल की तरफ, विच इज अराउंड द होल कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल एसेट। देखें, एक मेजर चीज जो चेंज हुई है दुनिया में वो ये था कि पहले डिजिटल, एनीथिंग डिजिटल वाज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फिजिकल थिंग। Right. एक कागज था, एक प्रॉपर्टी थी, उसको रिप्रेजेंट कर रहा था डिजिटल। Right. अब डिजिटल एसेट इन इटसेल्फ इज समथिंग दैट इज ट्रांसफरेबल, जो कि एक चीज ऑफ ओनरशिप है, व्हिच इज अ वैल्यू। Yeah. So now you are actually able to transfer value directly, not a representation of value. जिस वक्त आप वीजा कार्ड से पेमेंट करते हो Yeah. तो क्या पेमेंट हो रही है कि उस रुपए को रिप्रेजेंट कर रहा है वो ट्रांजैक्शन, कि वो रुपया चेंज एक अकाउंट से दूसरे में जा रहा है। Yeah. इटसेल्फ वो एक एसेट नहीं था। और जब क्रिप्टो करेंसी आई और ये सारी स्पेस इवॉल्व हुई, तो दिस बेसिकली क्रिएटेड अ होल न्यू एसेट क्लास, जो कि ये टोकन्स थे। Right. दिस वाज नॉट रेगुलेट, सम कंट्रीज स्टार्टेड रेगुलेटिंग। अब टोकन जो है, मैं एक असासा है, उसको रिप्रेजेंट करना है, तो मैं उसे टोकनाइज करता हूं। तो मैं ये कर सकता हूं कि एक कंपनी बनाऊं, एक एसपीवी बनाऊं और उस एसपीवी के शेयर्स क्रिएट करूं, या मैं अगले स्टेप पे जाता हूं कि जहां मैं उस डिजिटल एसेट को एक एसेट एक्नॉलेज करता हूं और वो फ्रीली ट्रांजैक्ट हो सकता है। एंड दैट इज द अल्टीमेट गोल दैट यू हैव टू लुक एट। Right. यूएई, you know, day one से 2016 onwards started becoming an epic center for virtual assets. Yeah. यूएई के अंदर पहले 2 फ्री जोन्स बने कि आपने जो ट्रेडिंग करनी है वो करें। दुबई में डीआईएफसी बना, अबू धाबी में एडीजीएम बना, which started providing the regulatory framework. तो सबसे पहले आप ये करते थे कि फ्री जोन्स के अंदर एडीजीएम या दुबई डीआईएफसी में आप ये ट्रांजैक्शंस करते थे। Okay. Then Dubai realized कि there is a need to regulate this digital asset in itself. तो दुनिया में हमने देखा कि एक जो टोकन है वो या तो
करेंसी को, मॉनेटरी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर टोकन मॉनेटरी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है तो जिस जुरिस्डिक्शन में है उसका सेंट्रल बैंक, सारी बातें उसकी Yeah. स्वाधीन है, बिल्कुल। या वो एक एक्विटी को रिप्रेजेंट करता है। जब एक्विटी को रिप्रेजेंट करेगा, शेयर्स को रिप्रेजेंट करेगा, एक एसपीवी के शेयर्स को रिप्रेजेंट करेगा, तो वो स्वाधीन होगी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन की। बिल्कुल ठीक। बट टोकन इटसेल्फ अगर एक प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट डायरेक्ट करे तो वो किसकी स्वाधीन है? दैट वाज अ गैप। तो Right. यूएई दुबई के अंदर उन्होंने वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई, Right. जिसने कहा कि हम इस स्पेस को रेगुलेट करेंगे और हम कंपनीज को एम्पावर करेंगे, लाइसेंस देंगे कि वो ये सब कुछ कर सके। अबू धाबी के पास इस वक्त गैप है, एंड दिस इज समथिंग आई एम वर्किंग एज पार्ट विद अबू धाबी गवर्नमेंट टू रिजॉल्व दिस एंड कम अप विद द बेस्ट मॉडल। देखिए अपॉर्चुनिटी क्या है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये कह रहा है कि 2027 तक 10% of the world GDP will be tokenized. That is $24 trillion. Yes. $24 trillion will be tokenized. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये कह रहा है, गार्टनर वो कह रहा है कंजर्वेटिव से कंजर्वेटिव एस्टिमेट इज $9 billion. Right. अच्छा, अब दैट्स वेयर द बिग अपॉर्चुनिटी इज। अच्छा, टोकनाइज आप किस चीज को कर सकते हैं? सो दिस होल स्पेस दैट इज इवॉल्विंग, विच इज अ रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन। Okay. कि मैं एक फिजिकल वर्ल्ड का एसेट है, उसका डिजिटल इक्विवेलेंट उसे मैं टोकनाइज कर सकता हूं। मीनिंग कि रीट क्या है? रीट ये है कि मैंने और घर खरीदना है, एक तो ये ना मैन्युफैक्चराइज करना है। सानी साहब, मेरे पास 10 लाख रुपए, आपके पास 90 लाख रुपए हैं, हमने करोड़ रुपए का घर खरीदना है और हमने उसे किराए पे देना है। मैं और आप मिलके कंपनी बनाते हैं, पार्टनरशिप बनाते हैं, वो घर खरीद लेते हैं जाके, ठीक है जी। अब उसका जो किराया आएगा माइनस द सर्विस फी, सानी साहब कह रहे हैं जी मैं इसको मैनेज कर रहा हूं, तो भाई मेरा तो 2 लाख रुपए में 2 लाख किराया आ रहा है, 10,000 मेरी कॉस्ट है, वो निकाल के बाकी 1,90,000 मैंने और सानी साहब ने 90% और 10% के हिसाब से हमें उसकी प्रोसीड्स मिल रही हैं। सिंपल फ्रैक्शनलाइजेशन। इसको एक स्टेप आगे लेके चले, आपने कहा जी हम इसका रीट बनाते हैं, रीट बनाएंगे, हजारों लोग उस प्रॉपर्टी को मिलकर खरीद सकते हैं और उससे बेनिफिट ले सकते हैं। ट्रस्ट कैसे लेके आएंगे? तो हमने कहा जी इसे स्टॉक एक्सचेंज में ले जाते हैं, ये रीट बन गया। अब हम इसको टोकनाइज जब करने बैठते हैं तो अब नेक्स्ट स्टेप इज कि यार मैं इसको फ्रैक्शनलाइज कर लूं। एक प्लेटफॉर्म बनाया, उस पर फ्रैक्शनलाइज कर दिया। अब फ्रैक्शनलाइजेशन का मसला ये है कि मैंने और आपने इन्वेस्ट कर दिया, बट अब हमें किसी लिक्विडिटी इवेंट का इंतजार करना है बिफोर वी कैन गेट मनी आउट ऑफ इट। मेरा कैपिटल तो ब्लॉक हो गया। जब लिक्विडिटी इवेंट ना हो, जब तक लेट्स से हमने डिसाइड ये किया कि यार हम ये 100 लोग मिलके घर खरीद रहे हैं, हम 51% की मेजोरिटी से डिसाइड करेंगे कब बेचना है, वरना हम बेचेंगे नहीं, हम इसका किराए पे चढ़ाते रहेंगे या इसको एयरबीएनबी करेंगे और हमें बेनिफिट मिल रहा है। मेरा कैपिटल फंस गया, मैं उस कैपिटल को लिक्विडेट कैसे कर सकता हूं? अगर इसके टोकन्स बन जाएं और वो मैं एक्सचेंज में फ्रीली बेच सकूं, उसको करने के लिए जो प्रॉब्लम है वो ये है कि देयर इज नो रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1-to-1 लिंकेज बिटवीन द टोकन एंड द एसेट। दैट इज वेयर द रेगुलेटरी रिजीम इज गोइंग टू कम इन। लीरा लैंड डिपार्टमेंट आएगा सर। अच्छा, अब मैं टोकनाइज सिर्फ RWA इज नॉट अबाउट जस्ट लैंड, लैंड इज वन थिंग। अबू धाबी में हम बात कर रहे हैं यार, अबू धाबी में लूर म्यूजियम है, $238 मिलियन की एक पेंटिंग है, इन्वेस्ट होके पड़ी हुई है वहां पे। क्या मैं उसको टोकनाइज कर सकता हूं? उसके टोकन खरीदे, उससे वैल्यू जनरेट, तो I can tokenize any real world asset, be it debt, be it commodities, be it art, be it SPVs. डेट सबसे इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी क्या है? आप डेट को आप डेरिवेटिव्स बिल्ड करना शुरू कर दो। टोकनाइज किया, उसके ऊपर डेरिवेटिव बिल्ड किए, दैट्स वेयर अनबिलीवेबल वैल्यूज अनलॉक्ड। एसेट, इक्विटी, कमोडिटीज, एसपीवीज, शेयर्स,
आप इसमें से किसी भी फिजिकल वर्ल्ड की फाइनेंशियल प्रोडक्ट को टोकनाइज कर सकते हो। एक नई टर्म मैंने परसों सुनी, उसे पहले डीफाई होता था, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। आई हर्ड डीफा फॉर द फर्स्ट टाइम yesterday, day before yesterday. डीफा इज डिसेंट्रलाइज फैक्टराइजेशन। आप इनवॉइस फैक्टराइज करते हो ट्रेड को, अब मैं उसे डिसेंट्रलाइज वे में फैक्टराइज। तो RWA enables an unbelievable potential of liquidity that it will create. Now, when I am making the strategy for Abu Dhabi, we are saying here Abu Dhabi is very interesting. It's called the capital of capital. There is a window of opportunity कि नाइजीरिया में एक ऑयल माइन है, इटली में एक माइन है ग्रेनाइट की, वो क्यों नहीं आके अपने आप को मेरी एक्सचेंज के अंदर टोकनाइज करके करे? Right. The moment you do this, imagine the FDI potential that tokenization unearths. हमसे PIA नहीं बिक रही, Yes. we tokenize it. Right. And now imagine the potential. आपके पास पेशावर में एक मार्बल की माइन है, you basically take that, you tokenize it. Right. आपकी अपनी jurisdiction में trust नहीं है, you take it to another trustable jurisdiction. Right. Now that requires regulation, and that is to enable this. To build that trust, there is a regulatory framework that has to come in place. Understood. So this is not a play of just real estate. Real estate is the biggest asset class. Yeah. But the potential, especially when you talk about FDI, अब real estate में भी potential घर और building में नहीं है. Yeah. उससे ज्यादा potential है iconic real estate में. Right. हमने एक हैदराबाद में क्रिकेट स्टेडियम बनाना है, स्टेट ऑफ द आर्ट। मैं उसको टोकनाइज करता हूं। अब ना सिर्फ ये कि सानी, सोहेल और 10,000 या 1 लाख और लोग वो टोकन जोन कर रहे हैं, बट जिनके पास टोकन है उनको मैंने NFT भी दे दी है। Right. अब उस NFT का ओनर जो है, उसको जो है ना वो बेस्ट क्लास सीट्स मिलेंगी या फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी। यू क्रिएट दिस होल इकोसिस्टम। Yeah. That's where the real value is. Understood. So ये सब वक्त हुआ चाहता है छोटे से वक्फे के बाद हम चाहेंगे कि आप इसमें जो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन का एंगल है उसको ज़रूर टच बेस करें। नाज़रीन, डोंट गो नोवेयर, लेट्स मीट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के इस सेगमेंट में वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि वारा के अंदर जो एसेट होते हैं, वर्चुअल एसेट्स, उसमें इस सिस्टम में, इस मैकेनिज़्म में जो इन्वेस्टर है उसके इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन कैसे है, व्हाट आर द मैकेनिक्स, और जो रियल इस्टेट के टोकनाइजेशन है वो थोड़ा सा हॉट टॉपिक है कराची में, पाकिस्तान में। उसको हम ज़रूर चाहेंगे कि सोहेल साहब हमारे नाज़रीन के लिए ब्रीफ करें। सो सोहेल साहब, ओवर टू यू। थैंक यू सर। सर देखिए, you rightfully say that's why the government is going to come in to regulate this, क्योंकि investor protection becomes the biggest part of this. जहां पे ये opportunity create कर रहा है वहां आपके सामने there are so many fraudulent exchanges that are coming up in Pakistan. There's, Pakistan is probably the 5th or the 6th largest crypto owner base in Pakistan. But a lot of them are fraudulent coins, unfortunately. Right. Who brings in trust into this system? That's where the regulator has to come in. So, जो virtual asset service providers हैं, WASPs, they have to be regulated. By regulated, I mean कि एक certain compliance has to be done. Right. From a KYC perspective, from the quality, कल को वो गायब ना हो जाए, they not fly by the day, they fly by the night. More importantly, बहुत सारे टोकन्स बनते हैं, पंप एंड डंप जिसे हम कहते हैं, कि आप लाते हो, क्रिएट करते हो, एकदम वैल्यू आती है, उसके बाद एकदम वैल्यू उसकी गिर जाती है। Right. तो दोस काइंड ऑफ थिंग्स आर वेयर अ रेगुलेटर हैज टू कम इन। दिस इज अ कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रिजीम। पाकिस्तान के इकोसिस्टम में अगर वो सिक्योरिटी है तो SECP इज रिस्पॉन्सिबल। अगर वो करेंसी है, मॉनेटरी है, तो स्टेट बैंक इज रिस्पॉन्सिबल। बट हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अदर काइंड ऑफ टोकन्स? दैट इज अ गैप।
एक पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी बन गई है। उनका एक मैंडेट है to provide this governance and regulation in collaboration with other regulators for virtual assets. Okay. अभी ऑफ कोर्स अथॉरिटी बनी है, अभी लीगल स्ट्रक्चर बना है, अभी इनेबल नहीं हुई है। तो as I see it, the most logical way will be for Pakistan Digital Authority, State Bank and SECP to collaborate on this. Okay. At the same time, Feb या March में Pakistan Crypto Council बनी है, and council is basically not a regulator. Council is more of a enabler जो कि advocacy करेगा. As I understand, it's something under the Ministry of Finance. It will advise the Ministry of Finance on the right policies and so on and so forth. So the direction, the steps are taken. Investor protection becomes one of the biggest things. Wara ke case mein there is a licensing regime for virtual asset service providers and even exchanges. जो कि दुबई के केस में है. Wara is the mainland Dubai. In case of Dubai free zones, there is DIFC and ADGM. So Pakistan के framework में either in a free zone, SPZA could take that ownership. Right. Or in general, जो Pakistan Digital Authority है, that along with State Bank and SECP could kind of take the next steps towards a virtual asset regulator. But it is the need of the day. बात ये है कि window of opportunity is very small. So this has to be taken on a war footing and very urgent क्योंकि the opportunity is very big. And जो सबसे बड़ा potential है वो real estate से भी ज़्यादा it is FDI. देखें real estate tokenization बहुत अच्छी चीज़ है. उसका बेनिफिट ये है कि एक छोटा इन्वेस्टर इट डेमोक्रेटाइजेस ओनरशिप. बट अगर वो सक्सेसफुल हो गया बहुत ज्यादा तो इट कैन आल्सो हीट अप द मार्केट. दैट्स अ पॉसिबल नेगेटिव, राइट? इकोनॉमिक एनालिसिस जरूर करना होता है, बट इट हैज द पॉसिबिलिटी ऑफ हीटिंग अप द मार्केट आल्सो. यस. सो दैट्स समथिंग दैट यू हैव टू लुक एट. और विदाउट अ प्रॉपर टोकनाइजेशन रिजीम जहां पे लिक्विडिटी इवेंट्स का इंतजार ना करना पड़े, उसके बगैर टोकनाइजेशन करना बिल्कुल गलत होगा. इन्वेस्टर्स का पैसा फंसेगा और इन्वेस्टर्स मे बी एट अ लॉस. सो a complete regulatory regime has to be in place कि जहां पे जब मैंने टोकन क्रिएट किया तो उसके बाद I can freely trade it in the exchanges. That is absolutely necessary. जब तक liquidation का mechanism in place नहीं होगा, it will get very difficult and it will not be successful. एक बात और होती है सुहेल साहब कि ये डिसेंट्रलाइज मॉडल हो, मार्केट के सर्टन पार्टिसिपेंट्स हैव रेज्ड विद द रेगुलेटर कि सेंट्रलाइज मॉडल जो है वो बहुत ज़्यादा recommended नहीं है या उनकी नज़र में बेहतर नहीं है. एंड देयर सर्टन एलिमेंट्स इन द मार्केट हु फील कि अभी रियल एस्टेट सेक्टर में जो रीट्स है वो ठीक से मार्केट में उसके फ्रूट्स नहीं आ सके. सो जंपिंग ऑन टू टोकनाइजेशन मे बी समथिंग विच कुड बी अ लिटिल टू अर्ली. यू हैव अ व्यू ऑन दैट? देखिए, आपका कितना इन्वेस्टर है स्टॉक एक्सचेंज में? 325,000. That is peanuts, right? कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है. रीट का भी ये मसला एक्सचेंज पे डिपेंडेंट हो. या फाइल खरीदने वाला कितना है मार्केट में? बहुत ज़्यादा. फाइल किसके ऊपर ट्रस्ट करते हो? फाइल के ऊपर. फाइल में कोई ट्रस्ट नहीं, राइट? या बट पूरा पाकिस्तान फाइलों पे चल रहा है. राइट. That's the point here. Access to REITs is not there. That's the whole beauty of a decentralized model. For decentralized, centralized is besides the point. Technology की तो बात ही नहीं करें. The investor is not concerned about technology. It is about access. You know, एक real estate developer अपनी product market कर रहा है already. या उसको आपने ज्यादा स्क्रूटनी करके इन्वेस्टर प्रोटेक्शन की वो परमिशन दी है कि वो रियल एस्टेट मार्केट कर रहा है. बिल्कुल सही. देखें, जो भी उसको परमिशन दे रहे हैं मार्केटिंग की, वो उसको अगर वो नहीं कर रहा, उसने बहुत ज्यादा स्क्रूटनाइज करना चाहिए कि वो रियल एस्टेट डेवलपर केपेबल है, साउंड, यू नो, फाइनेंशियली साउंड है, सो दैट पब्लिक का पैसा नहीं डूबेगा. राइट. सो दैट इज मच मोर क्वालिफिकेशन ऑफ
somebody who is authorized to sell real estate. यहाँ पे अगर कोई real estate बेच सकता है तो वो real estate को जिस तरह मर्जी बेचे, that's a secondary thing. वो अगेंस्ट कैश खरीद रहा है या अगेंस्ट उसके टोकन्स क्रिएट कर रहा है. यू हैव टू ब्रिंग इन ट्रस्ट इन द सिस्टम, बट यू हैव टू, देखिए फाइल्स बनना बिक रही है आपके सामने ना, कि मैं रीड पे नहीं जा रहा, मैं फाइल खरीद रहा हूं जाके, जिसका कोई ट्रस्ट ही नहीं है इस मार्केट. व्हाट इज माय सिक्योरिटी ऑफ ऑन अगेंस्ट अ फाइल? नथिंग. तो दैट्स व्हाई यू नीड टू ब्रिंग इन अ रेगुलेटरी रिजीम इन प्लेस जो कि टोकनाइज कर सकती है. फॉरगेट द टेक्नोलॉजी. But this is decentralized, not based on an exchange. But allow the exchanges to evolve, allow multiple exchanges to work and freely trade the tokens around. ये भी बताएं सुहेल साहब थोड़ा सा कि इसका जो लीगल फ्रेमवर्क है और जो टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, आर वी रेडी फॉर दैट, और वो किस तरह का होता है, ज़रा उस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालें. देखिए, अगेन लीगल फ्रेमवर्क इज अबाउट, सबसे पहली चीज ये कि एक टोकन जो है वो एक रियल वर्ल्ड एसेट की इक्विवेलेंस है. देयर इज अ लीगल इक्विवेलेंस दैट यू हैव टू एस्टैब्लिश. राइट. That's where the regulator of real estate has to come in. That's where the financial regulator has to come in. That's where the equity regulator has to come in. Right. So it is about who is licensed and who is permitted to create these tokens, to sell these tokens. You have to qualify them. जो भी एक बेस रेडीनेस है उनकी, जिस तरह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को और एलएफआईएस को और फिनटेक इंस्टीट्यूशंस को लाइसेंस देने से पहले स्क्रूटनाइज करते हैं, एक मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रखते हैं, तो दैट हैज टू बी इन प्लेस. Technology is the least of the issues. Technology is the easiest part. There are many platforms available that could be built, and this could be regulated also. But the bigger thing is who is allowed to deal and handle with public money and tokenize it. There is a certain qualification criteria that has to be in place. And that's what the role of this regulator will be, to regulate who is permitted to be a service provider and an operator and an exchange operator. And that's what WARA does. WARA charges a fee for that. They, कि फिर कुछ और चीजें होती हैं जो आपको एज अ गवर्नमेंट करना है, KYC compliance करनी है, AML compliance करनी, those kind of things also come in. But that's basically what you're looking at. Is somebody who is dealing with public money, who's being entrusted with public money, has the basic readiness and fitness to actually to be able to do that. Somebody is not going to go down and public asset to begin. That's the kind of protection that you have to bring in. That is what exactly WARA does when it regulates WASPs and exchanges. जबरदस्त. सुहेल साहब, ये भी फरमाए कि जो ओवरसीज़ हैं, आई मीन नॉन UAE सिटीजन्स हैं, यूरोपियन हैं, पाकिस्तानी हैं, इंडियंस हैं, वो जो डिजिटल एसेट में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसके लिए कोई कानून साजी, उसके लिए UAE का ये जो वारा का सेटअप है या डिजिटल स्ट्रक्चर है, हाउ डज इट फैसिलिटेट एंड हाउ डज इट गो अबाउट? तो देखिए, मैंने जैसे कहा, UAE के अंदर एक रिजीम तो DIFC ADGM थी. ओके. कि जहाँ पे एक कंपनी वहाँ पे सेटअप हुई और वो फ्री जोन में आप टोकन खुद भी टोकनाइज कर सकते हैं जाके, और सेल परचेज भी कर सकते हैं. राइट. नाउ द नेक्स्ट स्टेप वाज कि दुबई ने वारा बनाई, जो कि दुबई मेनलैंड का रेगुलेटर था, ताकि अगर दुबई की रियल एस्टेट है तो वो फ्लेक्स टोकनाइज हो सके. फॉर एग्जांपल, अभी सिर्फ 2 महीने पहले दुबई लैंड डिपार्टमेंट ने, 1.5 महीना हुआ है, अपना रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया है फॉर लैंड टू बी टोकनाइज्ड. पिछले 7 सालों से मल्टीपल कंपनीज थी जो फ्लेक्सलाइजेशन पे काम कर रही थी, बट वो सिर्फ फ्लेक्सलाइज कर रही थी, मीनिंग के हर एसेट को लिया, उसकी SPV बनाई और SPV के शेयर्स ट्रेड किए. बट दैट वाज नॉट प्रैक्टिकल. कितने शेयर्स ट्रांसफर करोगे, कितनी दफा करोगे, एंड मोर इम्पोर्टेंटली आपको एक लिक्विडिटी इवेंट का वेट करना है. तो अभी पिछले 1.5 महीना पहले जाके दुबई ने दुबई लैंड डिपार्टमेंट ने इसका रेगुलेशन इन प्लेस की. When it comes to Abu Dhabi, I'm actually right now working on the regulations for Abu Dhabi government. We are creating a strategy which should be out soon. And based on that, we are going to take a decision on either creating a new regulator or enabling a regulator to do this. ना सिर्फ ये देखें,
very interesting dimensions come in. How do you regulate? Right. Dubai, Abu Dhabi के केस में Abu Dhabi has a lot of trust in capital. एक तो Abu Dhabi का अपना capital बहुत है. Yeah. So Abu Dhabi, people are calling it the capital of capital. Then main exchanges like Binance and others are now headquartering in Abu Dhabi. Right. Abu Dhabi just invested $2 billion in Binance in January. So Abu Dhabi is positioning itself or to be the hub of virtual assets and tokenization, meaning कि पाकिस्तान का एक एसेट मैंने पाकिस्तान में है, मैंने उसको आके टोकनाइज करना है ग्लोबल मार्केट में, मैं आके अबू धाबी के अंदर उसको टोकनाइज करूं. So that is basically the kind of regulation that Abu Dhabi is working on. A similar thing I think in Pakistan should be done कि जहाँ पे real world asset is a reality. देखें, it has dawned upon it is there. You can't do it. It is there. You have to capitalize on it. The other very interesting space which is happening, Central Bank of UAE is launching its CBDC, Central Bank Digital Currency. Right. That is being launched in October this year. Stable coins UAE में launch हो चुके हैं. That's programmable money. एक टूरिस्ट आता है, मैं टूरिस्ट से कहता हूँ कि तुम मेरा डिजिटल दरम खरीदो, अगर उसे म्यूजियम में जाके यूज करोगे तो तुम्हें ₹1 का ₹1.20 मिलेंगे. या मैं बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में ₹5,000 देता हूँ, मैं कहता हूँ ये डिजिटल रुपी के तहत है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना फूड खरीदने के लिए यूज हो सकेगा, वरना यूज नहीं हो सकेगा. तो programmable, so there are two very interesting phenomena that are coming ahead of us. One is real world asset tokenization and the other one is programmable money. And these are such a major enablers. Okay, we should definitely, I know State Bank and others are also looking at it. And Abu Dhabi is focusing on this right now. This is the biggest thing for Abu Dhabi right now. Fantastic. बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें आ जाती है. नेक्स्ट स्टेप आ जाता है जी मैं क्रिप्टो ओन कर रहा हूँ, तो यार अब ये डिजिटल एसेट है, हाउ विल सक्सेशन हैपन एंड विल्स हैपन, राइट? तो अबू धाबी इज कमिंग, वी आर एक्सप्लोरिंग फ्रेमवर्क्स कि कैसे हम इसको ऑटोमेट करें एज अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, कि आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको मरना है, आपका जो स्टेट है वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. तो that's basically what it is. Great. With this note, we would like to end the program because हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है. सोहेल साहब, आपका वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने तफसील के साथ बातचीत की कि पाकिस्तान कहाँ पर मौजूद है इन टर्म्स ऑफ डिजिटाइजेशन, डिजिटलाइजेशन, रियल इस्टेट टोकनाइजेशन के सिलसिले में बातें बहुत कुछ हो रही हैं. बट ही वॉज अ पर्सन हु अंडरस्टूड द थिंग्स वेरी वेल. और इन्होंने समझाने की कोशिश की कि पाकिस्तान में जो रफ्तार है वो भी मुनासिब है, जो स्ट्रेटजी है वो भी मुनासिब है. आपने बताया कि क्रिप्टो काउंसिल जो है वो एक काइंड ऑफ एडवाइजरी बॉडी है, मशावरती काउंसिल भी आप जिसको कह सकते हैं. बट ऑन द ग्राउंड जो पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी है वो काफ़ी बेहतर काम कर रही है. एंड स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट वेयर पाकिस्तान स्टैंड्स टुडे, इंडिया कहाँ खड़ा हुआ है और यूएई कहाँ खड़ा हुआ है. सो अगर हम इसका मुआवजा करें तो UAE happens to be on the top, not only in the region but in the world, because virtual asset को सबसे पहले दुबई में रिकग्नाइज़ किया गया. रीरा सबसे पहले दुबई में 2007 में उसका क़याम अमल में आया, और हिंदुस्तान में जो रीरा है उसका क़याम अमल जो है वो 2016 में आया. पाकिस्तान में रीरा की बातचीत काफ़ी हद तक आगे बढ़कर एक्ट आने के बाद अभी तक जो है ऑन द ग्राउंड हमने रीरा की चीज़ों को मटेरियलाइज होते हुए नहीं देखा. इसके ऑफिस बेयरर्स को हमने ऑन द ग्राउंड पॉइंट होते हुए नहीं देखा. ये अथॉरिटी इन फैक्ट अगर हमारे से वजूद में आ जाएगी, काम करना शुरू कर देगी, तो फिर पाकिस्तान में वीरा की भी बातें आसानी से हो सकेंगी. वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी अपने नेक्स्ट स्टेप पर जा सकेगी. और पाकिस्तान में ये जो सवाल है कि एक चीज़ है कि जो सिक्योरिटी भी नहीं है और करेंसी भी नहीं है और वो टोकन है, इट्स अनदर एसेट विच कैरीज इट्स वैल्यू अलोंग. उस एसेट को रेगुलेट किस बुनियाद पर किया जाएगा, कौन इसको रेगुलेट करेगा, उसमें इन्वेस्टर का जो इंटरेस्ट है वो कैसे प्रोटेक्ट होगा, इन सब बातों के ऊपर सोहेल हैपन्स टू बी probably one of the few persons who understand this matter very well. And going forward we can see
कि पाकिस्तान के अंदर रीरा का भी जो क़याम है वो अमल में आएगा और जो वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसका भी क़याम अमल में आएगा और जो प्लेटफॉर्म्स हैं टोकनाइजेशन के और ये जो अथराइज प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स की बात है ये रेगुलेट कैसे हों और इसमें इन्वेस्टर का इंटरेस्ट किस तरह प्रोटेक्ट हो, इसके ऊपर भी हम देखेंगे कि गोइंग फॉरवर्ड चीज़ें इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में आगे बढ़ेंगी। इस ज़िमन में हम जो है वो 1 से 2 हफ्ते बाद ज़रूर इसका फॉलोअप ज़रूर करेंगे और मार्केट के जो डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स हैं उनके भी ज़रिए आप तक प्रोग्रेस देने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान में रियल इस्टेट सेक्टर का जो मुस्तकबिल है वो बहुत ताबनाक है। इस तरह की बातचीत और तज्ज़ियों का सिलसिला नाज़रीन आगे भी जारी रखेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।